Bismillahirrahmanirrahim. How are you all, dear students? I hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss branches of chemistry. In the previous lesson, you were introduced to chemistry and you have known that where chemistry is used, where chemistry is present, why we are studying chemistry. Okay? इसके बाद आप लोगों ने देखा था कि केमिस्ट्री तो मैटर की स्टडी को कहते हैं और मैटर तो हर जगह पे प्रेजेंट होता है, तो केमिस्ट्री एक बहुत ही ज्यादा वाइडर नॉलेज रखती है। इस वाइडर नॉलेज को समझने के लिए हमने केमिस्ट्री को डिफरेंट ब्रांचेस में कन्वर्ट कर दिया ताकि हमारा एक ही किस्म का नॉलेज एक ही किस्म की ब्रांच में हम स्टडी कर सकें और हमारे लिए आसानी पैदा हो जाए। So before going to the branches of chemistry, we will review, like in the previous topic, we have studied that what is chemistry? How can we define chemistry? Chemistry is the branch of science which deals with the composition. Chemistry is a branch of science which deals with the composition, properties of matter, the changes occurring in matter and the laws and theories that govern these changes. आपने प्रीवियस टॉपिक में ये सारी बातें डिस्कस कर ली हैं। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री स्टडी ऑफ मैटर। यहाँ तक तो बात बहुत सिंपल लगती है कि केमिस्ट्री स्टडी ऑफ मैटर, बट इट इज नॉट दैट सिंपल, as everything around you is a matter and everything has different composition, everything has different properties and everything give different reactions to different products. Okay, तो हर चीज के बारे में स्टडी करना सिर्फ एक ही बुक में वो आसान नहीं था, इसलिए हमने केमिस्ट्री की डिफरेंट बुक्स बना दी और उन बुक्स के डिफरेंट नेम असाइन किए हमने, ताकि हम जो है अगर लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं, लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन होने वाले कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं तो उनको किसी एक ही बुक में स्टडी करें। अगर हम स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको एक चीज में स्टडी करें। अगर हम न्यूक्लियर बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब्स के बारे में बात करें तो उनको एक चीज में स्टडी करेंगे। इस सारी बात को हमने सम अप किया ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, हाउ मेनी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री आर गिवन इन योर बुक and how many you are going to study, what they are, how they are important for us. Okay. These are branches of chemistry given in your book. First of all is physical chemistry, organic chemistry, inorganic chemistry, biochemistry, industrial chemistry, nuclear chemistry, environmental chemistry, analytical chemistry. We are going to discuss them one by one. First of all, organic chemistry. The word organic came from living things. बहुत पहले साइंटिस्ट ये समझते थे कि लिविंग थिंग्स से जो मटेरियल्स, जो केमिकल्स हम ऑब्टेन कर सकते हैं ना, वो हम खुद नहीं बना सकते, उनको कोई वाइटल फोर्स बनाती है, कोई कुदरत बना सकती है, अल्लाह ताला बना सकते हैं। ठीक है, तो उन कंपाउंड्स को नाम दे दिया गया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। और ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वो बुक केमिस्ट्री की जिसके अंदर हम इन लिविंग थिंग से रिलेटेड कंपाउंड को स्टडी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। The branch of chemistry that deals with the substances containing carbon is called organic chemistry. अब बेटा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा एलिमेंट होता है? कार्बन। हमारे पास अब तक 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं और उन 118 एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा अबंडेंट जो है कार्बन है। सबसे ज्यादा कंपाउंड्स कार्बन के हैं, ऑलमोस्ट 20 मिलियंस तक कंपाउंड जो हैं कार्बन के अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं एंड देयर आर स्टिल मैनी अनडिस्कवर्ड। ओके, तो अब वो 20 मिलियंस कंपाउंड को स्टडी करने के लिए हमने एक अलग से ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बना दी और उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसमें हम स्टडी किसको करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने हुए किससे होते हैं? कार्बन से। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नोन एज कार्बन केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप कार्बन केमिस्ट्री से भी समटाइम प्रोनाउंस कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द फूड केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज रिलेटेड टू फॉसिल फ्यूल्स। बेटा फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? जो आपके पास ऑलमोस्ट सारे फ्यूल्स जो यूज कर रहे हैं ना, पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल, ये सारे क्या है? फॉसिल फ्यूल्स है। इनको फॉसिल फ्यूल्स क्यों कहते हैं? फॉसिल क्या होता है? फॉसिल्स आर डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग थिंग्स। जो हमारी लिविंग थिंग्स थी ना सदियों पहले, उनके जो रिमेन्स हैं, आप उनके जो फॉसिल्स हैं, उनके जो स्केलेटन रह गए हैं या उनके बाकियात जो हैं उनको फॉसिल्स कहते हैं। और बहुत मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद उनकी बॉडीज जो हैं वो क्रूड ऑयल में कन्वर्ट हो जाती हैं।
ठीक है, हमारी बॉडी जो है वो कार्बन से बनी हुई है ना, हमारी जो मेन स्केलेटन है, हमारी बॉडी का जो मेन स्ट्रक्चर है, सारे स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली कार्बन से बने हुए हैं। तो अब सदियों बाद जो है, जो हमारी बॉडी डिकम्पोज होके किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह प्लांट्स की बॉडीज भी, एनिमल्स की बॉडीज भी, सारी डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। और उन फॉसिल से क्या ऑब्टेन करते हैं हम, फ्यूल, जो हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, और भी बहुत सारे हमारे पास जो सुई गैस हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज अ नेचुरल गैस एंड दैट इज आल्सो अ फॉसिल फ्यूल। ये सारी चीजें क्योंकि कार्बन से बनी होती हैं, जो फूड केमिस्ट्री है, इसमें आप देख लें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, इन सारों चीजों के अंदर बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट कार्बन है। ये सारे कार्बन के कंपाउंड्स हैं, इसलिए इन कार्बन के कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, और उनको स्टडी भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाउ वी विल कम टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बेटा नेम अपोजिट हो गया, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक, तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि जो कार्बन के कंपाउंड्स थे उनको स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक में केमिस्ट्री में, और कार्बन के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं, उन एलिमेंट्स को, उनकी प्रॉपर्टीज को, उनके कंपाउंड्स को हम किधर स्टडी करेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। Okay, the branch of chemistry that deals with elements and compounds except organic compounds is called inorganic compounds. ठीक है, जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा बाकी सारे कंपाउंड्स की स्टडी हम किधर करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्वॉल्व्स ऑल एलिमेंट्स, मैटर्स, मटेरियल केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शंस, इन सारी चीजों को हम किधर स्टडी करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास 118 एलिमेंट्स हैं, सिर्फ एक एलिमेंट जो है वो कार्बन, और कार्बन से बनने वाले बहुत सारे कंपाउंड्स, उनको हम किधर स्टडी कर रहे हैं, ऑर्गेनिक में। बाकी सारे जो आपके 117 एलिमेंट्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके केमिकल रिएक्शंस को, उनके उनसे बनने वाले मटेरियल्स को, उस सारी चीजों की स्टडी हम करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, the next one is nuclear chemistry. The branch of chemistry that deals with the changes that occur in atomic nuclei is called nuclear chemistry. नेम इंडिकेट कर रहा है आपके पास के न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, तो ये न्यूक्लियस से रिलेटेड है। आपको पता है एटम किस गैस से कंपोज हुआ होता है, एटम के मिड में न्यूक्लियस होता है और उसके आसपास शेल्स होते हैं, और उन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ओके, तो एटम का जो न्यूक्लियस है ना, उसके साथ होने वाली तमाम जो केमिकल रिएक्शंस हैं, उसकी वजह से जो डिफरेंट चेंजेस हो जाती हैं, उन सारी चीजों को हम किधर स्टडी करते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। Okay, the name indicates that nuclear chemistry is related to nucleus of an atom. So all the chemical changes or physical changes that occur in atomic nuclei will be studied in the nuclear chemistry. So कौन सी changes होती हैं, you can see in the diagram. Fusion reactions, fission reactions, emission of protons, ये सारे जो reactions है ना, ये nucleus से related होते हैं। फ्यूजन रिएक्शन कौन से होते हैं बेटा, फ्यूजन का क्या मतलब होता है, मिलना। जब दो न्यूक्लियस मिलते हैं तो फ्यूजन रिएक्शन होता है। और फिशन रिएक्शन क्या होता है, फिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन, टूटना। जब न्यूक्लियस टूटता है ना, तो जो केमिकल रिएक्शन हैपन होता है उसको हम फिशन रिएक्शन कहते हैं। और एमिशन ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है कि जब आपका न्यूक्लियस टूटता है, जब आपका एटम टूटता है, तो उसके अंदर से जो प्रोटॉन रिलीज होते हैं, जो एनर्जीज रिलीज होती हैं, ये सारी क्योंकि न्यूक्लियस से रिलेटेड है, तो इनको हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। इनको इंडिविजुअली आप इन प्रॉपर्टीज को आप फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, फ्यूजन रिएक्शंस को, फिशन रिएक्शन को, एमिशन ऑफ प्रोटॉन्स को। ओके, सो द नेक्स्ट branch of chemistry is physical chemistry. The branch of chemistry that deals with the laws and theories to understand the structure and changes of matter is called physical chemistry. बेटा फिजिकल केमिस्ट्री रिलेटेड होती है फिजिक्स से। फिजिक मीन शेप, स्ट्रक्चर। आपका मैटर जो है उसकी शेप क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो बना हुआ कैसे है, उसके अंदर मटेरियल्स कैसे अरेंज हुए हैं जो उसकी वो स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर है। और ये सारी चीजें समझने के लिए हमें केमिस्ट्री के डिफरेंट लॉज एंड थ्योरीज को समझना पड़ता है। ठीक है, तो हम इन सारी चीजों को किधर स्टडी करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में। सो फिजिकल केमिस्ट्री इज बेसिकली रिलेटेड विद द स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस ऑफ द मैटर, और उनके ऊपर अप्लाई हम क्या करते हैं, डिफरेंट लॉज एंड थ्योरीज ऑफ केमिस्ट्री टू फाइंड आउट देयर स्ट्रक्चर्स, टू फाइंड आउट द चेंजेस इन देयर स्ट्रक्चर्स. So involves matters and energy.
कि जब हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं ना, तो बेटा ये मैटर एंड एनर्जी की बात करते हैं। जैसे आप देखिए, हम एक फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। वाटर है आपके पास एक बाउल में, आप उस बाउल को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या होगा, वाटर आपका बॉयल हो जाएगा। पहले वाटर क्या था, लिक्विड स्टेट में था, जब आपने उसको हीट किया तो वो गैसियस स्टेट में एवेपोरेट हो गया। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे एनर्जी इन्वॉल्व हुई, और उस एनर्जी के रिजल्ट में आपके मैटर ने अपनी स्टेट चेंज कर दी, और वो लिक्विड से कौन सी फेज में चला गया, गैस फेज में चला गया, और उसकी शेप जो है, उसकी जो स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज हैं, वो थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। इन सारी चीजों को, इस किस्म की प्रॉपर्टीज को हम किधर स्टडी करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में। हीटिंग, फ्रीजिंग ऑफ मटेरियल्स, ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, और फिजिकल प्रॉपर्टीज को आप किससे रिलेट करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में। एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है बेटा ऐसे रिएक्शन जिसमें से हीट रिलीज होती है। आपके पास एक सोडियम मेटल है ना, सोडियम मेटल को बेटा जब हम वाटर के अंदर डालते हैं तो उसमें से आग के फुवारे निकलना शुरू हो जाते हैं। वो हमारे पास ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही होती है। तो ऐसे रिएक्शंस जिनके अंदर हीट रिलीज हो रही होती है उनको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मींस एक्सटर्नल, एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर भी जब शेप्स की चेंजेस आती हैं, जब स्ट्रक्चर्स की चेंजेस आती हैं, तो वो फिजिकल केमिस्ट्री में हम उसको स्टडी कर लेते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द बायोकेमिस्ट्री। व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री, व्हाट इज बायो एंड व्हाट इज केमिस्ट्री? बेटा बायो इज स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। आपको मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या चीज बताई है कि जो हम अभी इस टाइम इनहेल कर रहे हैं गैस, वो कौन सी है, ऑक्सीजन। और इस टाइम जो हमने एक्सहेल की है गैस, वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बोथ ऑफ दीज आर केमिकल्स। ओके, अभी हमने जो फूड लिया, जो हमने ब्रेकफास्ट लिया, उसके अंदर हमने जो चीजें खाई वो हमारे बॉडी के अंदर जाके डाइजेस्ट हो जाती हैं, और वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में, प्रोटीन्स में, और सारे सप्लीमेंट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। किसके रिजल्ट में, केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट्स में। ओके, तो आप देखें कि हमारी बॉडी जो है, हमारी जो बोन्स होती हैं, ये कैल्शियम से बनी होती है, हमारे टीथ भी कैल्शियम से बने हुए होते हैं, हमारी जो स्किन है ये कार्बन की लॉन्ग चेन से बनी हुई होती है, हमारे जो हेयर्स हैं, हमारे जो नेल्स हैं, ये प्रोटीन से बने हुए होते हैं, केराटिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। तो बेटा लिविंग थिंग्स जो हैं उनके अंदर भी बहुत सारी केमिस्ट्री मौजूद होती है। लिविंग थिंग्स के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। जो आपके प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, हम जो है ये ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन भी एट ए टाइम कर रहे होते हैं। तो ये सारे क्या है, केमिकल रिएक्शंस हैं, और ये सारे केमिकल्स हमारी बॉडीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो लिविंग थिंग्स के अंदर जो पाई जाने वाली केमिस्ट्री होती है ना, उसको हम सिंपली क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। ओके, how will we define it? The branch of chemistry that deals with the physical and chemical changes that occur in living organism is called biochemistry. ठीक है, क्या कौन सी ब्रांच, जो लिविंग थिंग्स के अंदर प्रेजेंट सारे केमिकल्स को स्टडी करती है, जो लिविंग थिंग्स के अंदर होने वाले सारे केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करती है, उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम क्या कहते हैं, biochemistry. Okay, let us know how it is about. Biochemistry is about, it can be called as a living chemistry. It can be related to the environment. How it is related to the environment when we are talking about living things? हम environment बना रहे हैं, हमारे जो plants हैं वो environment बना रहे हैं, हम जो gases, जो हम pollution create कर रहे हैं, उस सब के जिम्मेदार हम living things हैं, ठीक है। सो एनवायरमेंट हमसे डायरेक्टली रिलेटेड होता है। तो बायोकेमिस्ट्री में समटाइम ऐसा होता है कि हम एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स की बात कर रहे होते हैं। जैसे अभी मैं जो सांस ले रही हूँ या आप जो सांस ले रहे हैं वो कहाँ से, एनवायरमेंट में सांस ले रहे हैं ना, और जो ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं वो कहाँ से आ रही है, एनवायरमेंट से आ रही है। तो बायोकेमिस्ट्री इज ऑल्सो रिलेटेड टू environment, and it can be simply called as living chemistry, as it all happens, the chemistry present in a living things. So biochemistry is also related to proteins, amino acids, DNA, food. Protein, amino acid, DNA, food, ये सारी चीजें हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। DNA stands for deoxyribonucleic acid. Deoxyribonucleic acid हेरिडिटरी मटेरियल होता है, ये ऐसा केमिकल कंपाउंड है जिसकी वजह से
पेरेंट्स से प्रॉपर्टीज बच्चों में ट्रांसफर होती हैं। जैसे अगर आपकी फादर या मदर की आईज में से किसी की आईज ग्रीन है, तो हो सकता है कि आपकी आईज ग्रीन हो या आपकी किसी सिबलिंग की आईज ग्रीन हो। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो ट्रांसफर होती हैं पेरेंट्स से अपने ऑफस्प्रिंग में, वो किसकी वजह से होती है? डीएनए की वजह से। तो डीएनए इज आल्सो केमिकल कंपाउंड, सो वी विल डिस्कस इट इन बायोकेमिस्ट्री। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स, वो किससे बनते हैं? अमाइनो एसिड से बनते हैं। ठीक है, जैसे आपके सामने एक वॉल है, ये वॉल छोटी छोटी ईंटों से बनी हुई है, तो वो ईंटें जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम कर रही हैं। इसी तरह अमाइनो एसिड भी इन ईंटों का काम कर रहा होता है प्रोटीन बनाने में। प्रोटीन को आप वॉल कंसीडर करें तो अमाइनो एसिड का काम क्या होता है? इन ईंटों वाला काम होता है। तो ये सारे जो सब्सटेंसेस हैं, इन बड़े केमिकल्स को, इनके रिएक्शंस को, इनकी डाइजेशन को, इनकी एब्जॉर्प्शन को हम किधर स्टडी करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। मेडिकल रिसर्च, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट thing about biochemistry is medical research. ओके बेटा, जब हम बात करते हैं मेडिसिन की, तो सारे मेडिसिन जो हैं आपके पास वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। और वो केमिकल कंपाउंड्स जो हैं वो आपको कैसे पता चलता है कि वो केमिकल कंपाउंड कैसे बना? आप देखते हैं कि सदियों पहले जब केमिस्ट्री का या साइंस का या ये मेडिसिन का नॉलेज इतना ज्यादा नहीं था, तो हकीमों के पास लोग जाते थे, अभी भी जाते हैं, और वहां से क्या करते थे? उन हकीमों से लेकर आते थे दवाइयां। और वो जो मेडिसिन होती थी, वो मेडिसिन पौधों से ऑब्टेन की जाती थी, डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज से ऑब्टेन की जाती थी। ठीक है, और फिर क्या था? चांसेस थे कि वो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास खत्म हो जाए। जैसे जैसे साइंस ने एडवांसमेंट की, तो साइंटिस्ट ने फाइंड आउट करना शुरू किया कि कौन सा केमिकल है। जैसे हमारे पास एक मलेरिया जो है, उसके डिजीज को, मलेरिया जो है, इसके बहुत बड़े पेंडेमिक आए हैं। जैसे हमारे अब आउटब्रेक आया हुआ है ना कोविड-19 का, इसी तरह एक जमाना था कि उसमें मलेरिया भी इतना ज्यादा फैल गया था और उससे भी बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी, और उस वक्त इसकी कोई मेडिसिन नहीं बनी थी। तो बहुत सारी रिसर्चेस के बाद उन्होंने देखा कि एक पौधा है, क्यूना उसका नाम था, एक प्लांट है क्यूना। उस क्यूना से इलाज करना शुरू किया, तो पेशेंट्स जो हैं वो ठीक होना शुरू हो गए। ठीक है, उस क्यूना के बाद एक और प्लांट ट्राई किया, उसका नाम था सिनकोना। तो सिनकोना से जो है मेडिसिन बनाई गई, उनको पीस के, उसके पत्तों को, उसकी बार्क जो है, उसकी छाल को पीस के मरीजों को दे दी जाती थी, पेशेंट्स को दे दी जाती थी, तो वो ठीक हो जाते थे। लेकिन एडवांसमेंट्स ऑफ साइंस के साथ फायदा क्या हुआ कि हमने फाइंड आउट किया कि वो जो पौधा है उसमें बेसिकली कौन सा एक केमिकल है, कोई एक स्पेसिफिक केमिकल है ना जिसकी वजह से इंसान ठीक हो जाता है मलेरिया से। तो हमने वो केमिकल फाइंड आउट कर लिया, और वो केमिकल फाइंड आउट, उस केमिकल का नाम होता है क्लोरोक्वीन। बेटा, उस केमिकल को फाइंड आउट करने के बाद हमने क्या किया? लैब्स में वो बनाना शुरू कर दिया, और आज ऐसा है कि बहुत कम लोग जो है वो मलेरिया से उनकी डेथ होती है। पहले तो जैसे कोविड-19 का आउटब्रेक है ना, इसी तरह के पेंडेमिक, इसी तरह के आउटब्रेक मलेरिया के आ जाते होते थे, और एक एक साल में लाखों लोग मर जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, हमारे पास एक्सेस ऑफ मेडिसिन है क्लोरोक्वीन की, जो हम लैब में कभी भी बना सकते हैं, कभी भी इसकी जरूरत पड़े तो उसी टाइम बना सकते हैं। तो इसी तरह मेडिकल रिसर्च जो है, इट इज ऑल अबाउट लिविंग थिंग्स। ठीक है, बेसिकली तो हमारी सारी मेडिसिन पहली दफा कैसे बनती हैं? लिविंग थिंग से ही आती है ना। जैसे आपको कहते हैं कि ये अब मलेरिया, अभी ये जो कोविड-19 है, तो इसमें भी बहुत सारी बातें जो हैं वो कुछ तो फॉल्स इंफॉर्मेशन भी फैली हुई है कि आप इस चीज का कैवा ले लें, इस चीज का कैवा ले लें। तो वो कैवे जो होते हैं सारे हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि सारे कैवों के अंदर जो है सप्लीमेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को जरूरत होते हैं। नॉर्मली हम वो नहीं सप्लीमेंट्स ले रहे होते, लेकिन जब इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाती है तो वो सप्लीमेंट्स लेना जरूरी हो जाती है ताकि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट अप हो। ओके, तो मेडिकल रिसर्च इज ऑल अबाउट बायोकेमिस्ट्री। जब आपकी एक मेडिसिन बन जाती है तो वो तब तक यूज नहीं हो सकती जब तक उसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ना हो जाएं। अभी बेटा आपका ये जो कोविड-19 चल रहा है ना, इसमें बहुत सारे आपके पास जो हैं वैक्सीन बन चुकी हैं। ठीक है, और वो वैक्सीन मार्केट में क्यों नहीं आ रही? क्योंकि वो वैक्सीन जो है बेटा पहले ट्राई की जाती हैं कि क्या ये वैक्सीन सही बनी, क्या ये एप्लीकेबल है।
तो बहुत सारी जो है उसी टाइम पे रिजेक्ट हो रही हैं कि वो एप्लीकेबल नहीं होती, उनको हम पेशेंट्स में यूज नहीं करते। जो भी वैक्सीन अभी तक बनी है उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है। ठीक है, तो आई होप इंशाल्लाह जल्दी ये आउटब्रेक खत्म हो और जल्दी से वैक्सीन बन जाए। हमारी मेडिकल रिसर्च जो है अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला का हुक्म हो और जल्दी जल्दी से हमारे पास इसकी वैक्सीन बने और अल्लाह ताला इस सब से निजात दे। So this was all about biochemistry. Coming to the next branch of chemistry, and that is analytical chemistry. What is analytical chemistry? The word analytical came from analysis. बेटा जब आपके पास कोई सब्सटेंस आता है तो आप, कुछ बच्चों को बहुत शौक होता है उसका एनालिसिस करने का। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप छोटे थे तो आप लोगों ने अक्सर जो है कार्स तोड़ी होंगी, बैटरी वाली जो कार्स होती हैं वो आपने तोड़ी होंगी, बच्चियों ने डॉल्स तोड़ी होंगी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्यूरोसिटी होती है कि अंदर से हम देखें कि ये जो डॉल चल रही है ये क्यों चल रही है, और ये जो डॉल है इसमें से ये सॉन्ग्स की आवाज कैसे आ रही है। जब मैं छोटी थी तो मैं समझती थी कि ये जो हमारे पास टीवी है, टेलीविजन है, तो इसको तोड़ के देखूं कि क्या इसके अंदर जो है ये इंसान मौजूद होते हैं। ठीक है, इसी तरह बहुत सारी हमारी क्यूरीज होती हैं, हम एनालाइज करना चाहते हैं चीजों को। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एनालिसिस। कोई भी केमिकल कंपाउंड जब हमारे पास आता है ना तो उसका हम एनालिसिस करते हैं कि वो केमिकल कंपाउंड की कंपोजिशन क्या है, वो बना हुआ किस चीज से है, क्या उसके अंदर इम्प्योरिटीज मौजूद है। इम्प्योरिटीज का मतलब होता है कोई भी बेटा ऐसी चीज जो कि उसको नाखालिस कर दे। ठीक है, जैसे दूध होता है ना, दूध के अंदर लोग पानी मिला देते हैं, तो वाटर क्या होता है उस मिल्क के अंदर, इम्प्योरिटी का काम कर रहा होता है। ठीक है, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में आप बेसिकली क्या करते हैं, एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड्स करते हैं, एनालिसिस ऑफ थिंग्स करते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटरमिनिंग द कंपोजिशन ऑफ मैटर इज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। कि कोई भी मैटर है तो उसकी कंपोजिशन का हमें कैसे पता चलेगा। अब देखें आपके सामने ये कोई भी कप पड़ा है, ये मेरे सामने एक कप है या मेरे सामने एक पेन है, तो ये पेन की कंपोजिशन डिटरमिन करने के लिए जो मैं मेथड्स और इंस्ट्रूमेंट्स यूज करूंगी कि ये पेन बना हुआ किस चीज से है, उसको हम किस ब्रांच में स्टडी करेंगे, सारे प्रोसेस को एनालिटिकल केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। या इसकी एक और एग्जांपल हो सकती है कि आप ग्लास ऑफ वाटर ले ले, एक आपने घर से ले ले, एक कॉलेज से ले ले, आपने उसका एनालिसिस करना है कि किस वाटर के अंदर कौन कौन से आयन्स प्रेजेंट हैं, कौन कौन सी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं। उसके लिए आप डिफरेंट मेथड्स यूज करेंगे, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेंगे। तो ये सारी चीज आप किधर स्टडी करते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री में। इट आइडेंटिफाइज, एवेलुएट्स एंड कंपेयर्स, uses instruments to find answers basis of chemical research। कि हमारी जो केमिकल रिसर्च की बेसिस होती है या जो ये मेडिसिन की अभी मैंने बात की है, इन सारी चीजों की बेसिस क्या होती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री होती है। हमने वो क्यों ना कि मैंने एग्जांपल दी ना कि वो प्लांट था, वो प्लांट पूरा यूज हो रहा था, उसको पीस के दे देते थे पेशेंट्स को तो पेशेंट्स ठीक हो जाते थे। लेकिन हमने उसको एनालाइज किया कि उस प्लांट के अंदर असल में कौन सा कंपाउंड है, उसके अंदर बहुत सारे कंपाउंड है ना, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है। तो हमने फाइंड आउट किया कि कौन सा कंपाउंड है जिसकी वजह से पेशेंट ठीक हो जाते हैं। तो केमिकल रिसर्च जो है इसकी बेसिस किस पे होती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री पे। इसके बाद आ जाते हैं बेटा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पे। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मेथड एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है कि आपने कोई सब्सटेंस बड़े पैमाने पर एक इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोड्यूस कराना है, तो उसके लिए जो मेथड्स यूज होंगे, जो टेक्नोलॉजीज यूज होंगे, वो सारी हम स्टडी करेंगे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन चाहे आपकी हो गई, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इंडस्ट्रीज का क्या रोल होता है। अभी हमारे सिकंदराबाद में कौन कौन सी फैक्ट्रीज प्रेजेंट है, यूरिया की फैक्ट्री प्रेजेंट है ना। तो यूरिया क्या है, वो फर्टिलाइजर हमने प्रोड्यूस कैसे की, इंडस्ट्रियल वेस्ट यूज करके, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री यूज करके हमने यूरिया प्रोड्यूस की। और यूरिया जो है फर्दर हम इन क्रॉप्स में यूज करके अच्छी क्वालिटी की हम क्रॉप्स ऑब्टेन कर सकते हैं। use of technology or industrial production, it is all about industrial chemistry। And now the next term is एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। बेटा नेम इंडिकेट कर रहा है, इट इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट, कि हमारे एनवायरमेंट के अंदर कौन कौन से केमिकल प्रेजेंट हैं, कौन कौन से केमिकल यूजफुल हैं, कौन कौन से केमिकल हैजर्डस हैं। ओके, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द केमिकल्स एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस that pollute the environment and their adverse effect on human being is called environmental chemistry। environmental chemistry क्या होती है, ये सारे केमिकल्स जो एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनसे डील कर रही होती है। ये हमें बताती है कि कौन कौन से केमिकल्स टॉक्सिक हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए, और कौन से जो हैं कंपाउंड्स उनके एडवर्स इफेक्ट हैं हेल्थ के लिए। तो ये सारी चीजें हम स्टडी करते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। इफेक्ट्स ऑफ नॉक्स एंड सॉक्स, ये नॉक्स बेटा स्टैंड्स फॉर
nitrogen oxides, and SOx stands for sulfur oxides. And environmental chemistry is related to pollution, it is related to greenhouse effect. ये जो है बेटा आप फर्दर स्टडी करेंगे. ग्रीन हाउस इफेक्ट सिंपली क्या होता है कि जो आपकी अर्थ का टेम्परेचर हर साल इंक्रीज होता जा रहा है ना, तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से होता है. और पोल्यूशन क्यों हो रही है? हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज की वजह से, हमारी फैक्ट्रीज की वजह से, हमारी बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, ये सारी चीजें पोल्यूशन काज कर रही हैं. इन सारी चीजों को हम किधर स्टडी करते हैं? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. ओके बेटा, यहाँ तक आप लोगों की सारी ब्रांचेस कंप्लीट हो गई हैं. अब आपने क्या करना है? इसको रिकैप्चुलेट करना है, रिवाइज कर लेना है, इसको आपने गौर से सुनना है ताकि आपकी सारी ब्रांचेस रिवाइज हो जाए. ओके, एंजॉय. There are many types of chemistry. Here, we will discuss major types of chemistry and their uses. Ever watched a mystery series in which the detective recovers an unidentifiable sample from the scene of the crime and runs it through a series of tests? This is what comes in analytical chemistry. Analytical chemistry. Analytical chemistry is the study involving how we analyze the chemical components of a sample. For example, how much caffeine is there in a cup of tea? Are there drugs in an athlete's urine samples? Examples of areas using analytical chemistry include forensic science, environmental science, and drug testing. Analytical chemistry can be divided into two main branches: qualitative and quantitative analysis. Qualitative analysis employs methods and measurements to help determine the components of substances. Quantitative analysis, on the other hand, helps to identify how much of each component is present in a substance. Both types of analysis can be used to provide important information about an unidentified sample and help to identify what the sample is. Biochemistry. The fact that sweating cools the skin is a function of strong forces of attraction between water molecules. Our body maintains blood pH because of an elaborate bicarbonate buffering system. The mad cow disease in humans is caused by a misfolded protein. Does this give you a clue about what biochemistry is? The study of chemical processes in living organisms is called biochemistry. Everything in the body is made up of atoms and molecules of different chemical compounds, like carbon, oxygen, and hydrogen. This is what we study in biochemistry. Biochemistry can further be divided into interesting disciplines like enzymology, which is the study of enzymes, endocrinology, which is the study of hormones, clinical biochemistry, which is the study of diseases, molecular biochemistry, which is the study of biomolecules and their functions, organic chemistry, the study of carbon compounds such as fuels, plastics, food additives, and drugs. Organic chemistry deals with the study of carbon and the chemicals in living organisms. An example is the process of photosynthesis in a leaf because there is a change in the chemical composition of the living plant. Have you ever wondered who makes your hair conditioner or the drug you take when you have a headache? Organic chemists are the ones who do these. They devise experimental methods to isolate or synthesize new materials and study their properties. Would you like to be an organic chemist in the future? The branches of organic chemistry involve many different disciplines, including the study of ketones, aldehydes, hydrocarbons, and alcohols. Inorganic chemistry. Would you like to know how our Earth forms gold? This is what inorganic chemists do. Inorganic chemistry deals with elements and compounds other than carbon or hydrocarbons. It covers all materials that are not organic and are termed as non-living substances. Those compounds that do not contain a carbon-hydrogen bond. Compounds studied by inorganic chemists include crystal structures, minerals, metals, catalysts, and most elements on the periodic table. Industrial chemistry. Industrial chemistry is the branch of chemistry which applies chemical and physical processes towards the transformation of raw materials into products that are of benefit to humanity. Nuclear chemistry. While the common perception is that nuclear chemistry involves only the study of radioactive nuclei, it is much more interesting than that.
Nuclear chemistry is the study of the chemical and physical properties of elements as influenced by changes in the structure of the atomic nucleus. Modern nuclear chemistry, or radiochemistry, is now very interdisciplinary in its applications, ranging from the study of the formation of elements in the universe to the design of radioactive drugs for diagnostic medicine. Which of these branches interest Okay, dear students, यहाँ तक आप लोगों की सारी ब्रांचेस रिवाइज हो गई हैं. आई होप आप सबने बहुत अच्छे से लर्न कर ली होंगी सारी ब्रांचेस. एंड There are many नाउ वी कम टू योर होम असाइनमेंट. आप लोगों ने क्या करना है, अटेम्प्ट करनी है सेल्फ असेसमेंट 1.1, और इसको अटेम्प्ट करने के बाद आप लोग एबल हो जाएंगे. यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री. ओके, I hope you all have learned a lot. You have enjoyed the lesson. Thank you so much. Have a nice day and Allah Hafiz.